हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पोस्टमार्टम सीरीज जहां पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएआई स्टडी मटेरियल के सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो थीम इस सीरीज का ये है कि सर क्लास वर्क में जितने भी सम हमने क्लास में सॉल्व किए सारे के सारे हमें समझ में आ गए। जब हम लोगों ने होमवर्क ट्राई किया तभी वो भी हमें समझ में आ गया। बस अभी 1 महीने के बाद हमें एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम देने से पहले अगर हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो आईसीएआई मॉड्यूल को तो रिवाइज करना ही पड़ेगा। सर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आईसीएआई मॉड्यूल का लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आता है। सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, ये तकलीफ हो रही है। सर क्लासरूम में अमाउंट कहाँ से आ रहे समझ में आ रहा था लेकिन रिवीजन करते वक्त बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्यों परेशान हो, जब हो समाधान तो क्यों हो परेशान। इस सीरीज में वी गाइज आर गोइंग टू perform postmortem of each and every chapter of cost and management accounting, and that too from ICAI study material। मतलब एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों का ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस होना जरूरी है और इसी चीज को लेके प्रकट हुए हैं हम। सो वेलकम टू द पोस्टमार्टम सीरीज जहां पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का थरली रिवीजन होने वाला है। सो आज के लेक्चर का चैप्टर है बच्चों सबसे पहला, जिसे बोला जा सकता है बैकबोन ऑफ योर पेपर, एंड दैट पेपर इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसका बैकबोन कहा जाता है कॉस्ट शीट। अगर फ्रैंकली देखा जाए तो बच्चों कॉस्ट शीट का जो चैप्टर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मेट। एक फॉर्मेट है, बट फॉर्मेट अगर आपको आता है परफेक्टली, फॉर्मेट अगर आपको आता है तो फॉर्मेट के साथ साथ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद रखने पड़ेंगे और वो सारे पॉइंट्स इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो जब बात आती है कॉस्ट शीट की तो बच्चों कॉस्ट शीट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इधर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑन एस्टिमेटेड बेसिस और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन एक्चुअल बेसिस। एज एंड व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट कॉस्ट शीट कैन बी प्रिपेयर्ड। कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए जनरली हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जिन्हें बोला जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड आईसीएमएआई ने प्रिस्क्राइब करके रखे हैं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट बनाने के लिए है, जो प्रोडक्ट बनाने के लिए लगे हैं, जो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जो प्रोडक्ट से जुड़े हैं, ऐसे ही रेलेवेंट एक्सपेंसेस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर कॉस्ट शीट ऑलवेज कंसिस्ट ओनली 6 हेड्स, जिसमें से 3 हेड्स आर कॉल्ड एज मेन हेड्स एंड रिमेनिंग 3 हेड्स आर कॉल्ड एज ओवरहेड। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जिसे बोला जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। कॉस्ट शीट में सबसे पहले 3 चीजें आप लोग जो रिकॉर्ड करते हो उनका नाम है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस and direct expenses. Why these items are called as direct? Because they are directly proportionate to the quantity। मतलब जैसे ही ज़्यादा प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ाओगे डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा और क्वांटिटी प्रोडक्शन का कम करोगे डायरेक्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली फ्लक्चुएट होते हैं इसीलिए इन्हें बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट। अगेन दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स। मीन्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, जब आप लोग प्रोडक्शन का कमेंसमेंट करते हो, स्टार्टिंग करते हो, तभी ये सारे के सारे खर्चे करना मैंडेटरी होता है। तो ये सारे के सारे प्राइमरी मैंडेटरी एक्सपेंसेस को बोला जाता है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, ऑलरेडी डिस्कस किया अपन ने। डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट वेजेस आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, एंड इन्हीं को बोला जाता है मेन हेड्स ऑफ कॉस्ट। Over and above the main heads of cost, the additional heads, additional expenses which you have incurred are called as overheads, that is over and above the main heads। तो मेन हेड के ऊपर आप लोग कौन से खर्चे करते हो? फैक्ट्री का खर्चा दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस का खर्चा दैट इज कॉल्ड एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा दैट इज कॉल्ड एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कॉस्ट शीट की अगर बात करो तो कॉस्ट शीट में सिर्फ और सिर्फ ये 6 चीजें आती है, इनके अलावा कॉस्ट शीट में कुछ भी नहीं आएगा। तो सर कॉस्ट शीट में ये जो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ है, इस क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? दिस क्लासिफिकेशन is called as functional classification। अगर किसी ने पूछा how many heads are there in the cost sheet, तो डायरेक्ट कॉस्ट में there are 3 main heads and indirect cost में there are 3 main heads। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर द डायरेक्ट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एंड इनडायरेक्ट के हेड का नाम होगा जिन्हें ओवरहेड बोला जाता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अगर आप लोग बात करते हो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की, तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में यही 6 चीजें इसी ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है।
सबसे पहले आप लोग रिकॉर्ड करते हो डायरेक्ट मटेरियल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल्स कंज्यूम। सही है। जब भी आप लोग बोलते हो रॉ मटेरियल कंज्यूम या रॉ मटेरियल कंज्यूम में बेसिकली क्या क्या चीजें आती है। रॉ मटेरियल कंज्यूम में सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। उसमें आप लोग ऐड करते हो परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। जो तेरे पास था उसमें जो खरीदा वो ऐड होगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू टोटल। और जो तूने यूज नहीं किया है दैट अनयूज्ड, अनयूटिलाइज्ड, अनकंज्यूम मटेरियल यू आर गोइंग टू डिडक्ट। तो जो था उसमें जो खरीदा वो ऐड किया, जो यूज नहीं किया वो माइनस किया। माइनस करने के बाद जो बचा उसका नाम हो गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। कंज्यूम का मतलब होता है यूज्ड। तो आपने कितना रॉ मटेरियल यूज किया ये आप लोग इस फॉर्मूला से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही मटेरियल, वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं आपको एक सब टोटल करना पड़ता है। सर क्या बोला? जैसे ही आप लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करोगे तो आपको एक सब टोटल करना पड़ेगा एंड दैट सब टोटल इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज द प्राइमरी टोटल ऑफ कॉस्ट जिसमें प्रोडक्शन कमेंस करने के लिए लगा हुआ खर्चा हम लोगों को मिल जाता है। जैसे ही आप लोगों का प्राइम कॉस्ट आ गया बच्चों, आपका डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट जो है ना वो खत्म हो गया। सर डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट खत्म होने के बाद दूसरा पार्ट कौन सा शुरू होता है? तो इनडायरेक्ट वाला पार्ट आपको यहाँ पे शुरू करना है। तो इसके बाद आप लोग रिकॉर्ड करते हो सबसे पहला खर्चा लॉजिकली देखा जाए तो फैक्ट्री में होगा। इसीलिए आफ्टर प्राइम कॉस्ट यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, और फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो सब टोटल आप लोग करोगे दैट सब टोटल इज कॉल्ड एज जीएफसी। GFC stands for gross factory cost. Gross word indicates something is yet to be adjusted, मतलब कुछ तो एडजस्ट होना बाकी है। तो सर क्या एडजस्ट होना बाकी है? हम लोग मटेरियल को फैक्ट्री में लेके आए। फैक्ट्री में लेके आने के बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ बट अभी तक खत्म नहीं हुआ। बच्चों जो जर्नी शुरू हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, the journey which is started but not yet completed is called as WIP। और WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आप लोगों के फिनिश प्रोडक्ट बने नहीं है, दे आर सेमी फिनिश प्रोडक्ट जो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो GFC के बाद आप लोग ऐड करते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और फिर लेस करते हो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड दिस गिव्स यू NFC। NFC का मतलब होता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्क्स कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट को वर्क कॉस्ट बोलते हैं। अभी यहां तक तो हम लोग पहुंच गए यार, देखा जाए तो बाय हार्ट करने जैसा कुछ नहीं है, वेरी लॉजिकल। मटेरियल खरीदा, वेजेस पे किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर कर दिए, टोटल आया तो उसका नाम हो गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दिए, मिल गया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और WIP एडजस्ट करने के बाद मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सॉर्टेड। जैसे ही ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट तुम्हारे सामने आए बच्चों, दिमाग में 5 चीजें घूमनी चाहिए। 5 चीजें, हाँ गिन के 5 चीजें। पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, सेकंड वन इज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, थर्ड वन इज प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, फोर्थ वन इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटीज ओनली, एंड सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स। जैसे ही NFC तक पहुंचो बच्चों, 5 चीजें दिमाग में ऐसे ना, ऐसे झटपट फटाफट लक्ष्मी घर के अंदर, ये कैसे दिमाग में घूमता है वैसे ही ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में घूमनी चाहिए। क्या क्या बताया था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, quality control, primary packing, administration overhead related to production, and less sale of scrap of finished goods. Once these 5 elements are adjusted against this, you are going to get COP। COP का मतलब है cost of production। इसका मतलब यार तेरा प्रोडक्शन खत्म हो चुका है, एंड प्रोडक्शन खत्म होने का मतलब होता है फिनिश गुड्स बन गया, तो यू शुड ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू दिस, और आप लोगों को माइनस करना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और जैसे ये एडजस्ट करते हो आपको मिलता है COGS। बच्चे पूछते हैं सर यार कॉस्ट शीट तो ठीक है, क्या ऐड करने का क्या लेस करने का यही समझ में नहीं आ रहा है, सर कोई हिंट दो ना। अभी आप लोगों ने लाइफ के इतने साल ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाया है, तो अगर आपको याद हो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, डेबिट वाली जो चीज़ें होती है ना, डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस डेबिट वाली, वो ऐड करनी है। और द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड फ्रॉम द अपोजिट साइड लाइक क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, सारे के सारे इनकम साइड वाले जो है ना वो माइनस करना है। बच्चे बोलते हैं लॉजिक क्या यार सर? गाइज वी आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट, और कॉस्ट का मतलब होता है वी आर कैलकुलेटिंग टोटल ऑफ एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने के लिए सारे के सारे एक्सपेंसेस तुझे ऐड करने, और ऐड करते करते अगर कोई बीच में इनकम आया या क्रेडिट साइड वाला चीज आ गया वो तुझे लेस करना है। सिंपल कॉमन सा पॉइंट है। देखो लेक्चर देखते देखते तुम्हारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवाइज हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिव्स यू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आने के बाद यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, यू गेट जीएफसी, उसमें WIP एडजस्ट करो, यू गेट NFC, और NFC आने के बाद आप लोगों को कैलकुलेट करने हैं 5 चीजें अगर दी रहेगी तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, उसके बाद आएगा आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करेंगे। डन। सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्यों करना है? क्योंकि दैट इज फ्रॉम द क्रेडिट साइड। दिस इज गोइंग टू गिव यू COP, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स एडजस्ट कर COGS आ जाएगा। COGS के बाद आपको रिकॉर्ड करने हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल एंड क्लरिकल, जो ऑफिस के खर्चे होते हैं ना, लाइक ऑफिस स्टाफ सैलरी, ऑफिस का रेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, टेलीफोन चार्जेस ऑफ ऑफिस, ये सारे के सारे खर्चे जनरल खर्चे हैं वो ऐड करने हैं। और फिर आपको रिकॉर्ड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू COS, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते ही आपके पास आ जाएगा सेल्स। मतलब अगर बच्चों फ्रैंकली बोला जाए तो पूरे चैप्टर में एक फॉर्मेट है, और वो फॉर्मेट अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है और रिवाइज किया है। इधर लिखे हुए एलिमेंट के अलावा और कोई भी चीज कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में नहीं आती। बच्चे बोलते हैं सर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो इंटरेस्टिंग है। अरे पूरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है मेरे भाई, पूरा सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी तक आपके साथ जितनी डिस्कशंस की है वही तो सब कुछ आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ आपको मिलेगा। Question says functional classification of elements of cost. Cost sheet is always prepared according to the functions of the business. तो functional classification में क्या क्या आता है? functional classification में आता है डायरेक्ट मटेरियल, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है लेबर का कॉस्ट मतलब डायरेक्ट वेजेस, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और मैंने आप ही को बताया कि इन सारे के सारी चीज़ों को बोला जाता है मेन हेड्स। सो सिंपल। उसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और ये सारे के सारी चीजें सेकेंडरी कॉस्ट में आती है, इन्हें बोला जाता है ओवरहेड। सही है ना? और बाद में रिसर्च डेवलपमेंट, याद है वो 5 चीजें बोली थी, वही तो आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है। अरे यार सर कॉन्फिडेंस आ रहा है। यस, सारे के सारे सब टोटल्स अगर कॉस्ट शीट के याद करोगे तो कॉस्ट शीट में हम लोगों ने कौन से सब टोटल्स किए थे यार? हम लोगों ने पहले डायरेक्ट एलिमेंट्स का टोटल किया, उसका नाम लिखा था प्राइम कॉस्ट। फिर फिनिश गुड्स एडजस्ट होने के बाद जो टोटल किया उसका नाम था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग ओवरहेड्स लिखने से पहले जो फिनिश गुड्स एडजस्टमेंट हुआ था ना COP के बाद, उसके बाद आया था COGS, एंड फाइनली हमें मिला था कॉस्ट ऑफ सेल्स। यार वही सारी चीजें हैं जो मैंने एक फॉर्मेट में आपके साथ एक्सप्लेन कर दी। सी हियर हाउ टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। बच्चे बोलते हैं सर ये RMC कैसे कैलकुलेट करने का? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल कंज्यूम, वो भी लिखा है। दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या बात है सर, मस्त है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा इस रिवीजन सेशन में, जहां पे जब आप लोग परचेजेस रिकॉर्ड करते हो, क्या रिकॉर्ड करते हो? परचेजेस। इस परचेजेस के साथ साथ आपको और एक चीज रिकॉर्ड करनी पड़ती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस। आपको एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस रिकॉर्ड करना है। सर क्यों? सिंपल सा रीजन है, अगर मैं 100 रुपए का मटेरियल खरीद रहा हूं तो परचेस प्राइस तो 100 है, बट वो खरीदते खरीदते मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ा सपोज 10 रुपए का, कैरेज इनवर्ड जिसे बोलते हो ना, फ्रेट एंड ऑल। उसके बाद आप लोगों ने इंश्योरेंस का खर्चा किया, फिर आप लोगों ने उसके ऊपर और भी कोई खर्चे किए, ऐसे बहुत सारे खर्चे आ सकते, GST पे किया एंड ऑल, राइट। मतलब मटेरियल खरीदते वक्त आप लोगों ने जो जो खर्चे किए हैं वो खर्चे उस रॉ मटेरियल के परचेस प्राइस में आप लोगों को ऐड करना है, और यही अपने को मटेरियल कॉस्टिंग में भी पढ़ाया गया हुआ है कि व्हेनेवर वी कैलकुलेट परचेसिंग कॉस्ट, GST ऑन परचेसेस, कस्टम ड्यूटी ऑन परचेसेस, एक्साइज ऑन परचेसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह जो होता है ना, वो हम लोगों को ऐड करना है। सर ये कब ऐड करना है और क्या क्या ऐड करना है? तो चलो यार, पहले तो हम लोग परचेस कैलकुलेट करते वक्त मटेरियल का कॉस्ट दैट इज प्राइस ऐड करेंगे। उसके बाद इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट, मतलब खरीदने से जो डायरेक्टली रिलेट करता है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं। हाँ बच्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं, परचेस करने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं दैट यू आर गोइंग टू ऐड टू द परचेस प्राइस।
अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट कहीं पे दिया है तो वो आपको परचेस में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट की वजह से परचेस प्राइस कम होने वाला है। तो सर मतलब क्या करना है, प्राइस जो होगा परचेस का प्लस करोगे, फ्रेट इनवर्ड जो रहेगा वो प्लस करोगे, इंश्योरेंस एंड अदर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू परचेसेस यू गाइस आर गोइंग टू ऐड। बट अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला तो ट्रेड डिस्काउंट आपको माइनस करना है, इवन रिबेट मिला तो भी वो आपको माइनस करना है। along with that, duties and taxes, very very important point. Now here we are talking about indirect taxes, GST, कस्टम, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, मतलब कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स अगर दिया रहेगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्स आप लोग ऐड करोगे, बट अगेन दिस इज सब्जेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन। सर सब्जेक्ट टू द गिवन इंफॉर्मेशन मतलब क्या, अगर टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, अगर टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल तो ही आप लोगों को ये सारे के सारे टैक्सेस कंसिडर करने हैं। बच्चे समझ नहीं पाते यार ये टैक्स क्रेडिट क्या होता है। आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्जेक्ट पढ़ा है, जीएसटी। आईटीसी नाम की चीज होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये आईटीसी अगर अवेलेबल है का मतलब तूने आज टैक्स भरा, बाद में तुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, अभी गया बाद में मिलेगा, मतलब खर्चा हुआ ही नहीं। जो खर्चा हुआ ही नहीं मतलब एक बार डेबिट हो रहा है, आगे क्रेडिट होने वाला है, इफेक्ट तो सेट ऑफ हो गया ना। तो अगर क्रेडिट अवेलेबल है, क्या बोला, अगर क्रेडिट अवेलेबल है तो ये सारे के सारे ड्यूटीज और टैक्सेस जो है वो इग्नोर करने हैं। दे आर टू बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल, दे आर टू बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। तो मटेरियल कॉस्ट को अपन ने डिटेल में यहां पे डिस्कस कर दिया। डन। सर डायरेक्ट मटेरियल तो ठीक है, समझ में आया। डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या रिकॉर्ड होता है, डायरेक्ट वेजेस। सर डायरेक्ट वेजेस में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में सबसे पहले कंसीडर किया जाएगा बेसिक वेजेस। एक चीज याद रखो, कंपनी के पास से वर्कर को मिलने वाली हर चीज, कंपनी के पास से वर्कर को मिलने वाली हर चीज इस बेसिक वेजेस में ऐड करनी है। सर वो कंपनी के पास से वर्कर को क्या क्या मिल सकता है, डियरनेस अलाउंस। कंपनी के पास से वर्कर को क्या क्या मिल सकता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। कंपनी के पास से वर्कर को क्या क्या मिल सकता है, हाउस रेंट अलाउंस। कंपनी के पास से वर्कर को क्या क्या मिल सकता है, बोनस। कंपनी के पास से वर्कर को क्या क्या मिल सकता है, ओवर टाइम। कंपनी के पास से वर्कर को क्या क्या मिल सकता है, यहां पे आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या बात है सर, क्या बोला, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड ESIS, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। बाप रे सर क्या क्या बोलते जा रहा है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि डायरेक्ट वेजेस आएगा और हम लोग उसे कॉल शीट में रिकॉर्ड करेंगे, बट देयर आर सब पॉसिबिलिटीज के बाकी की चीजें भी पूछी जा सकती है। अगर बेसिक वेजेस दिया है दैट हैज टू बी कंसिडर्ड अंडर डायरेक्ट वेजेस, बट अलोंग विद दैट डियरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, ओवर टाइम, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, इसमें से अगर कुछ भी दिखा तो वो वेजेस में ऐड करना मत भूलो। ये सारी की सारी चीजें आपको वेजेस कैलकुलेशन के लिए, एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए जरूर हेल्प करेगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई डिस्कस्ड एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस नोट। ICAI का मटेरियल यार, ये हमारे लिए भगवत गीता है, ये हमारे लिए बाइबल है, ये हमारे लिए कुरान है। जो तुम लोग फॉलो करते हो धर्म ग्रंथ, वो ये ICAI का मटेरियल है। एक एक वर्ड एग्जाम से पहले नजर के सामने से निकलते हुए जिगर तक पहुंचना जरूरी है। और यही चीज करने के लिए अभी क्या होता है, हम लोग नहीं ना पढ़ पाते इतना, तो इसीलिए मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ क्या कि आप लोगों का जो सपना है 80+ 90+ वो आसानी से आप लोगों को मिल जाए, अचीव होता हुआ दिखाई दे, उसी में हमारी हमारी मतलब सेटिस्फैक्शन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। सो इजिएस्ट वे में अगर बोला जाए तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा पता है, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड इन फैक्ट्री, बराबर, कोई भी खर्चा जो फैक्ट्री में इनकर किया है, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटिटी। मतलब जो डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा नहीं है, डायरेक्ट वेजेस का खर्चा नहीं है, बट वो क्वांटिटी के हिसाब से डायरेक्टली फ्लक्चुएट होता है। सर ऐसा खर्चा कौन सा, तो बेस्ट एग्जांपल्स अपन ने क्लास में भी किए हैं, अभी भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। कोई भी पावर एंड फ्यूल का खर्चा रहेगा, आप ही सोचो यार, प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा
उतना पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा, फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ेगा। प्रोडक्शन जितना कम होगा उतना पावर एंड फ्यूल कम कंज्यूम होगा। तो पावर एंड फ्यूल मटेरियल का खर्चा नहीं है, पावर एंड फ्यूल वर्कर का खर्चा नहीं है। तो पावर एंड फ्यूल ये दोनों ना होते हुए भी क्वांटिटी के साथ फ्लक्चुएट होता है, तो इस खर्चे को बोला जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वैसे ही रॉयल्टी, पेड और पेएबल, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट, मतलब ये ना आप लोग बोल सकते हो एक्सपोर्ट चीजें लाने के खर्चे हैं। अगर बोलते हो रॉयल्टी, रॉयल्टी क्यों दिया जाता है यार? इफ यू आर यूजिंग नेम, ट्रेडमार्क और एनी ब्रांड का कोई भी आप लोग यूज कर रहे हो फॉर योर बिजनेस, आपके प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लोग किसी कंपनी का लोगो वगैरह यूज कर रहे हो, उनका ट्रेडमार्क यूज कर रहे हो, तो दे आर गोइंग टू चार्ज यू कमीशन। कितना कमीशन चार्ज करेंगे? कितना कमीशन चार्ज करेंगे? बोलेंगे यार योगेश 10% कमीशन दे अगर तू 1 यूनिट मार्केट में बेचता है। 2 यूनिट बेचूंगा तो मुझे 2 यूनिट का 10-10% देना पड़ेगा। 3 यूनिट बेचूंगा तो 3 यूनिट का 10-10-10-10% देना पड़ेगा। जितने यूनिट ज्यादा बना के बेचोगे उतना रॉयल्टी बढ़ेगा, जितने यूनिट कम बना के बेचोगे उतना रॉयल्टी कम हो जाएगा। मतलब यार रॉयल्टी जो है वो मटेरियल के ऊपर नहीं जा रहा है, वो वर्कर के ऊपर नहीं जा रहा है, फिर भी इट इज मूविंग विद द क्वांटिटी, और इसीलिए इसे कंसीडर किया जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। छोटे छोटे पॉइंट जो ये लोग ना जरूर 101% एग्जाम में पूछेंगे, जो आप लोगों के नजर से ना ऐसा फटाक से हट जाते हैं, याद नहीं रहता है, रिटेन नहीं कर पाते, वही ये पॉइंट्स है। पावर एंड फ्यूल, रॉयल्टी, हायर चार्जेस, देन आगे लिखा है फी टू टेक्निकल असिस्टेंस, फीस टू टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह रहेगा, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ऑफ मोल्ड, पैटर्न्स ये सारी की सारी चीजों का अमोर्टाइजेशन कंसीडर करना। यार एक चीज मैंने देखी है, पता है बच्चे ना, ये अगला वाला पॉइंट जो है ना, दैट इज कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल ड्राइंग, स्पेसिफिक डिजाइन, डिजाइनिंग कॉस्ट, ड्राइंग बोलते ही तुम्हारे अंदर का ना वो 11th-12th वाला अकाउंट जाग उठता है, वो आत्मा जाग उठती है, और तुम लोग क्या बोलते हो? ड्राइंग मतलब विड्रॉल फॉर पर्सनल। बच्चों ये अकाउंट्स नहीं है, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। और यहाँ पे ड्राइंग का मतलब होता है डिजाइनिंग। आपने किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए डिजाइन बनाने का काम आउटसोर्स कर दिया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने के लिए डिजाइन बनाने का काम आउटसोर्स कर दिया, और आउटसोर्स करने के बाद उस बंदे ने तुम्हारे पास से स्पेशल चार्जेस लिए। This work is not performed by your worker. This is performed by the special worker. Special worker, special design, special mold, special pattern, special चीजों का जो भी चार्जेस लगेगा बच्चों, वो हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। मतलब कोई भी खर्चा, इन शॉर्ट इन्होंने भी समराइज किया, एनी अदर एक्सपेंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बी कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। यार सिंपल वे में हम लोगों ने देखा कॉस्ट का फॉर्मेट, और उसी कॉस्ट के फॉर्मेट का पोस्टमार्टम यहां पे चल रहा है। मटेरियल वी डिस्कस, डायरेक्ट वेजेस वी डिस्कस, डायरेक्ट एक्सपेंस वी डिस्कस, मतलब हम लोग कहां तक पहुंच गए यार? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज जीएफसी, दैट इज कॉल्ड एज जीडब्ल्यूसी ऑल्सो, ग्रॉस वर्क कॉस्ट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जैसे ही एडजस्ट करोगे आपके पास आएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट वर्क कॉस्ट। उसमें 5 चीजें एडजस्ट करने हैं। देखो मैंने पहले ही बोला था, जादू है, मैंने पहले ही बोला था। इसमें कौन सी 5 चीजें आएगी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड लेस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज क्रेडिट फॉर रिकवरीज। सर क्रेडिट फॉर रिकवरीज क्या होता है सर? आप लोगों ने जो स्क्रैप था वो बेचा, उससे इनकम आया, वो तूने क्रेडिट कर दिया, रिकवर किया तूने जितना लॉस हो रहा था वो, यार उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट रिकवर हो गया, सीओपी तक पहुंच गए। वाओ सर, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? एनी एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू फैक्ट्री, any expenditure related to factory includes consumable, stores, spare parts etc. इसके सारे के सारे खर्चे। depreciation on plant and machinery, factory building, lease rent of production asset, repairs and maintenance of factory building, plant and machinery। हर एक चीज देखो, हर एक चीज देखो, आप लोगों को फैक्ट्री का कनेक्शन दिखेगा। बच्चे एक चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो है इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट रिलेटेड विद प्रोडक्शन एक्टिविटीज। इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट का मतलब सुपरवाइजर सैलरी। बच्चों यार जो वर्कर प्रोडक्शन में डायरेक्टली एंगेज है उसे बोला जाएगा डायरेक्ट वर्कर।
लेकिन उसके ऊपर सुपरविजन वाला करने वाला जो इंसान है उसे बोला जाएगा इनडायरेक्ट एम्प्लॉय। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय वर्कर पे नजर रख रहा है, कहां पे नजर रख रहा है? फैक्ट्री के अंदर, और इसीलिए उसे मिलने वाला खर्चा जो है वो डायरेक्ट वेजेस में नहीं जाएगा, वो इनडायरेक्ट है, और इसीलिए दिस विल गो टू द फैक्ट्री ओवरहेड। कोई भी प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस वगैरह हो, कोई भी आप लोगों ने ड्राइंग डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट खर्चा किया हो, बराबर ना, यहां पे आप लोगों ने एक एस्टैब्लिश किया है ड्राइंग डिजाइनिंग। सर तू तो बोल रहा था ड्राइंग डिजाइनिंग डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। स्पेशल ड्राइंग डिजाइन, स्पेशल वर्ड रहेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है कि डिपार्टमेंट का ड्राइंग, मतलब यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर ओन डिपार्टमेंट इन द फैक्ट्री फॉर डिजाइनिंग पर्पस, और उसका खर्चा हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड। एमोटाइजेशन ऑफ जिग्स, फिक्सचर्स, टूलिंग, जो भी टूल्स वगैरह होते हैं उनका एमोटाइजेशन कॉस्ट, सब कुछ फैक्ट्री में जाएगा। मतलब यार आपके फैक्ट्री मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग, पॉल्यूशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं, ऑल ऑफ देम यू शुड रिकॉर्ड इन फैक्ट्री ओवरहेड। यार हम लोग एक एक पॉइंट फिर से डिटेल में डिस्कस करते जा रहे हैं, और अभी ये पांचों आइटम कंसीडर होने के बाद जैसे ही सीओपी आएगा, सीओपी में वी आर गोइंग टू एडजस्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सही है ना? ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करने के बाद मिलेगा सीओजीएस। सीओजीएस में जैसे ही हम लोग कंसीडर करते हैं सर क्या, एडमिनिस्ट्रेशन जनरल एक्सपेंसेस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जैसे ही आप लोग कंसीडर करते हो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द एंड ऑफ कॉस्ट शीट। इसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल्स तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन बोलता है यू शुड एसर्टेन ओनली कॉस्ट, तो आप लोगों का फाइनल आंसर होगा कॉस्ट ऑफ सेल। एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला पार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड विच आर जनरल इन नेचर। सर दोनों में फर्क क्या है? जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, सर एग्जांपल बताओ, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर सैलरी, क्या बोला मैंने? नोट करके रखना ये बड़े लेटर में, प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर सैलरी। या फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री वर्क। सर क्या क्या क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऑफ फैक्ट्री वर्क। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या बोला यार इसने? एडमिनिस्ट्रेशन बोला मतलब बंदा ऑफिस में बैठा है, ऑफिस में बैठ के ही इज लुकिंग आफ्टर द फैक्ट्री ऑपरेशन। सर ये कैसा हो सकता है? उसके पास क्या दिव्य दृष्टि है? हाँ है। उस दिव्य दृष्टि को बोला जाता है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी लगा है फैक्ट्री में, उसका फुटेज आप लोग देख रहे हो ऑफिस में, मतलब ऑफिस में बैठ के आप लोग ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो, ऑफिस में बैठ के आप लोग फैक्ट्री को ऑपरेट कर रहे हो, फैक्ट्री को आप लोग मॉनिटर कर रहे हो। इस खर्चे को बोला जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि वो फैक्ट्री से रिलेटेड है। तो ऐसा खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, ऑफिस में किया हुआ है, लेकिन वो खर्चा ऑफिस के काम से रिलेटेड नहीं है, फैक्ट्री के काम से रिलेटेड है, तो वो होता है रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और जो ऑफिस में बैठ के ऑफिस का खर्चा किया जाएगा, सर ऐसा खर्चा कौन सा होता है? सैलरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, अकाउंटेंट का सैलरी, डायरेक्टर का सैलरी, सेक्रेटरीज का सैलरी, आप क्या लीगल एक्सपर्ट जो आता है एडवाइस देने के लिए उसका फीस, ऑडिटर का फीस, आप लोगों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसका फीस ना, मतलब रेट, टैक्सेस, रेंट, बिल्डिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस का, ऑफिस प्रीमाइसेस का, जो भी ऑफिस से जुड़ा हुआ है जो फैक्ट्री से कनेक्ट नहीं होता है, बराबर। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस बिल्डिंग, आप लोगों के जनरल चीजों से जो भी जुड़ा हुआ खर्चा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का जनरल ओवरहेड होगा। और जो गुड्स बेचने के लिए खर्चा किया जाएगा उसे बोला जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देयर इज समथिंग additionally I would like to cover here, and that is related to packing cost। बच्चों यार पैकिंग की बात करोगे ना तो दो टाइप का पैकिंग हो सकता है। पहला होता है प्राइमरी पैकिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग। सर यार ये प्राइमरी पैकिंग जो है इसके साथ क्या किया जाए? तो प्राइमरी पैकिंग हमारे फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग ऐड करते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट में, वेयर सेकेंडरी पैकिंग जो है वो हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। दोनों में फर्क क्या है? आप लोगों ने मटेरियल फैक्ट्री में जो रखा हुआ है वो मटेरियल पैक करके रखा है फॉर प्रिजर्वेशन।
प्रिजर्वेंस का पर्पज है, मतलब वो मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए ना पड़े पड़े, इसीलिए तूने अच्छे से उसे रखा है, संभाल के रखा हुआ है, तो ऐसे पैकिंग को बोला जाता है प्राइमरी पैकिंग, क्योंकि मटेरियल संभालने का खर्चा है। बट फिनिश गुड्स बनने के बाद जो फाइनल रैपिंग किया जाएगा ना गुड्स बेचने से पहले, अट्रैक्टिव पैकिंग जिसे बोला जाता है, दैट कम्स अंडर सेकेंडरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग इज रिलेटेड टू मटेरियल का प्रिजर्वेंस जो फैक्ट्री में होगा, दैट्स व्हाई दिस विल गो टू द फैक्ट्री कॉस्ट। बट अगर सेकेंडरी पैकिंग बोला गया तो सेकेंडरी पैकिंग आपके प्रोडक्ट को बेचने वाला फाइनल पैकिंग है, और इसीलिए ये जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो फाइनली यही सारे डिस्कस किए हुए पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए लेक्चर की शुरुआत जहां पे हुई है, हमारा आईसीआई का मटेरियल भी वहीं तक पहुंच गया। देख लो वही सारी चीजें आप लोगों को दिखेगी। एंड मेक श्योर एग्जाम में अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड दिए हैं, अगर एग्जाम में क्वांटिटी प्रोड्यूस क्वांटिटी सोल्ड दिए हुए हैं तो एग्जाम में पर यूनिट का कैलकुलेशन करना जरूरी है, मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। आप लोगों को पर यूनिट का कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा। आई हैव सीन स्टूडेंट जो पर यूनिट का कैलकुलेशन इग्नोर करते हैं, डायरेक्टली टोटल लिखते जाते हैं, ना चौलबे खेला होबे रोंबा रोंबा होम्बा होम्बा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जैसे ही हम लोग सीओएस तक पहुंचे, यहां पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट जो मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, जिसमें से सबसे पहला आइटम है ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट। सर अगर क्वेश्चन में अबनॉर्मल लॉस दिया है तो क्या करेंगे? अबनॉर्मल लॉस दिया है तो देखते हैं आईसीआई क्या इंस्ट्रक्ट करता है। एनी अबनॉर्मल कॉस्ट वेयर इट इज मटेरियल एंड क्वांटिफिएबल shall not form part of cost of production, shall not form cost of production, मतलब इसे करेंगे IGNORE, abnormal items we are not going to consider. Loss by fire, loss by theft, loss on sale of asset, कॉस्ट पर्टेनिंग टू और अराइजिंग आउट ऑफ पैंडेमिक रोज रोज थोड़ी होता है, अबनॉर्मल आइटम है ये। कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉइज ड्यू टू सडन लॉकडाउन की वजह से कुछ लॉस वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ना बच्चों, दे आर एबनॉर्मल। एंड एबनॉर्मल आइटम शाल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, मतलब कॉस्ट शीट में से इसे करना पड़ेगा इग्नोर। Second important point which is covered in this module is subsidy and grant. अगर आप लोगों को गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दिया, कोई ग्रांट दिया, कोई इंसेंटिव मिला, तो उसके साथ क्या करने का? एनी सच टाइप ऑफ पेमेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल आर रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू विच सच अमाउंट परटेंस। मतलब अगर मुझे कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए कोई सब्सिडी दिया है, अगर मुझे कंपनी का प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी मिला है, तो ये सब्सिडी जो है प्लांट एंड मशीनरी के कॉस्ट में से माइनस होगा। समझ रहा है? अगर मैं कोई सोशल वेलफेयर के लिए बिजनेस कर रहा हूं और मुझे ऑफिस बनाने के लिए ग्रांट मिला है, गवर्नमेंट के पास से असिस्टेंस मिला है, तो वो मैं ऑफिस के प्रीमाइसेस के कॉस्ट में से राइट ऑफ करूंगा। मतलब इन शॉर्ट ये सारे के सारे सब्सिडीज, ग्रांट और इंसेंटिव जो है उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट कैंसिल होंगे, कॉस्ट शीट में ये कहीं पे भी नहीं दिखेगा। तो इन शॉर्ट कैन आई से दिस इज द लिस्ट ऑफ आइटम विच इज टू बी इग्नोर्ड, विच इज टू बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट। अपन ने जो फाइन ए पढ़ा था, याद रहेगा आप लोगों को? फाइन ए में फाइनेंशियल एक्सपेंस, राइट है, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स रिटन ऑफ, एक्सपेंस आफ्टर प्रॉफिट, नॉन बिजनेस एक्सपेंस, ये सारी की सारी चीजें, अप्रोप्रिएशन एंड ऑल हम लोग इग्नोर करने वाले, उसी लिस्ट में ये हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे लिखा है इन्होंने पेनल्टी, फाइन, डैमेजेस, डीमरेज एंड ऑल दिस ऑल एक्सपेंसेस। देखो ना क्या लिखा है, आर नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई पेनल्टी आया, क्वेश्चन में कोई फाइन आया, क्वेश्चन में कोई डैमेज आया, क्वेश्चन में कोई डीमरेज आया, तो आप लोगों को वो सारी की सारी चीजें कॉस्ट शीट में कंसीडर नहीं करनी है। मेरे प्यारे प्यारे सुपर हीरोज जो फ्यूचर में सीए बनने वाले हैं, वो एक चीज को लेके परेशान रहते, हर एक यूट्यूब पे जाके चैनल ढूंढते, अरे इंटरेस्ट के साथ क्या करने का, फाइनेंशियल कॉस्ट के साथ क्या करने का, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, इंटरेस्ट ऑन नॉन इक्विटी फंड दिया है, क्या करने का? हमारे सर ने इग्नोर करवाया। एक बोलता है हमारा सर जो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड करता है, हम करे तो करे क्या? लॉजिकली समझ लो। इस पॉइंट को लेके बहुत ज्यादा दुविधा है मार्केट में, तो इसे कर देता हूं मैं 3 स्टार्स। आप लोगों को इंटरेस्ट या अदर फाइनेंशियल कॉस्ट दिया रहेगा, तो इन्होंने पहले ना इसका मीनिंग लिखा रहेगा।
इंटरेस्ट इंक्लूडिंग एनी पेमेंट इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट फॉर यूज ऑफ नॉन इक्विटी फंड। नॉन इक्विटी फंड का मतलब होता है बोरोड फंड। एंड इंसिडेंटल कॉस्ट दैट एन एंटिटी इनकर्स इन अरेंजिंग दोस फंड, मतलब बोरोइंग अरेंज करने के लिए तूने अगर कोई खर्चा किया रहेगा, बोरोइंग अरेंज करने के लिए कौन सा खर्चा किया रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा रहेगा ना आप लोगों ने, कॉस्ट ऑफ डेट। जब कैलकुलेट करते हो केडी केडी कैलकुलेट करते वक्त आप लोग इंटरेस्ट तो कंसिडर करते हो, उसके साथ साथ फ्लोटेशन चार्जेस होते हैं ना, आप लोगों के ब्रोकर ने कमीशन ले लिया, इशू प्राइस पे कमीशन चार्ज कर दिया, तो ये सारे के सारे खर्चे हैं, बट दे आर नॉट द एक्सपेंसेस और दे आर नॉट द कॉस्ट आइटम विच आर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। दे आर इनकर्ड फॉर रेजिंग द फंड। नॉन इक्विटी फंड रेज करने वाला कोई भी कॉस्ट रहेगा, इंटरेस्ट या कोई भी इंसिडेंटल कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू द अरेंजिंग ऑफ बोरोइंग्स। इन दैट केस क्या लिखा देखो, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं आएगा, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक नहीं। तो सर कहां पे आएगा, पढ़, इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल चार्जेस शाल बी प्रेजेंटेड इन द कॉस्ट स्टेटमेंट एज अ सेपरेट आइटम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स तक भी नहीं आएगा। तो मैं यही तो पढ़ाता हूं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग शुड नॉट बी कंसीडर्ड इन द प्रोडक्ट्स कॉस्ट। प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त रॉ मटेरियल से लेके सीओएस तक, प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त रॉ मटेरियल से लेके सीओएस तक इंटरेस्ट कंसीडर नहीं होगा, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में कंसीडर ही नहीं होगा। तो सर क्या करेंगे, हम लोग इसे इग्नोर करेंगे और नीचे नोट लिखेंगे, इंटरेस्ट इज नॉट कंसीडर्ड इन सीओएस और टिल सीओएस एज इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट, इट इज रिलेटेड टू बोरोइंग। इन शॉर्ट अगर ये लिस्ट देखोगे तो ये लिस्ट उन्हीं आइटम का है जो हमें कॉस्ट में कंसीडर नहीं करने हैं। तो सर कॉस्ट में क्या क्या कंसीडर नहीं करना है, नॉर्मल लॉसेस नहीं कंसीडर करने, सब्सिडी ग्रांट कंसीडर नहीं करना है, पेनल्टी फाइन डैमेजेस कंसीडर नहीं करना है, अपने को इंटरेस्ट भी कंसीडर नहीं करना है। तो कुछ बच्चे आके बोलते हैं सर अगर करना पड़ा तो इंटरेस्ट कंसीडर करना पड़ा, तो करो, लेकिन कब करो, जैसे ही आप लोगों का कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा, समझो, हाँ, जैसे ही आप लोगों का कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा, तो कॉस्ट शीट खत्म होने के बाद जैसे ही सीओएस आता है, देखो मैंने क्या बोला, जैसे ही सीओएस आता है, सीओएस के बाद सेपरेट एलिमेंट आप लोगों को इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा। मतलब इन शॉर्ट तूने इंटरेस्ट कॉस्ट शीट में कंसीडर किया ही नहीं, इंटरेस्ट तूने कॉस्ट शीट के बाद एज अ सेपरेट आइटम कंसीडर किया। अगर आप लोग करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप लोग इंटरेस्ट को इग्नोर करोगे तो एक नोट लिख देना, आपका पूरा का पूरा जो दिमाग में मचा हुआ है दुविधा वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। सो इंटरेस्ट शुड नॉट बी कंसीडर अप टू सीओएस, सीओएस तक इंटरेस्ट कंसीडर नहीं करना है। कॉस्ट शीट के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं यार, आपको कॉस्ट शीट से टोटल कॉस्ट मिल सकता है, यूनिट कॉस्ट मिल सकता है। आपको अगर कॉस्ट मिला ये साल का, दूसरे साल का कॉस्ट शीट मिला, तो दोनों का कॉस्ट का कंपैरिजन हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। मतलब कितने सारे एडवांटेजेस है यार। आप लोग ना टेंडर्स अगर लेने हैं तो उसके लिए कॉस्ट शीट सबमिट कर सकते हो। आप लोगों को सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए कॉस्ट शीट का यूज हो सकता है। मतलब आप लोगों को कॉस्ट कंट्रोल करना है, अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है तो उसके लिए कॉस्ट शीट आप लोग कंसीडर कर सकते हो। मतलब देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट यार, इन्होंने 5 उसमें से लिखे हुए हैं। तो यार अभी तक के लेक्चर में मैंने वो सारी चीजें कवर की जो हमारे आईसीआई के मॉड्यूल में थी। ईच एंड एवरी पॉइंट नजर के सामने जिगर तक पहुंचाना अपना टास्क है और उसके लिए हमारा आज का लेक्चर चल रहा है। अभी थोड़ी देर में मूव करते फटाक से अपन अपने अगले पार्ट पे, जिसका नाम है हमारा सम सॉल्विंग। सर हमें यार कॉन्फिडेंस आ रहा है, ओके, अगर आ रहा है कॉन्फिडेंस, और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे लेक्चर हर एक चैप्टर के आपको मिलने चाहिए, तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो कौन सा चैप्टर चाहते हो, वो चैप्टर लेके तुम्हारा भाई हाजिर हो जाएगा यार। ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सम सॉल्विंग शुरू कर लेते हैं, चलो लेट्स बिगिन विद इलस्ट्रेशन नंबर 1. Illustration number 1 of ICAI study material says that the following data relate to the manufacture of a standard product during the month of April is available. तो इन्होंने अप्रैल मंथ के लिए, एक ही महीने के लिए अपने को कुछ स्टैंडर्ड डेटा देके रखा है, जिसमें से सबसे पहले लिखा हुआ आप लोगों को मिलेगा रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है वो हमारे कॉस्ट शीट में चला जाएगा एज डायरेक्ट मटेरियल। डन। डायरेक्ट वेजेस
इज डायरेक्ट वेजेस। बच्चों इन दोनों को ऐड करते ही आपको मिल सकता है प्राइम कॉस्ट। मशीन आवर्स वर्कड, मतलब पूरे साल भर में, सॉरी पूरे मंथ में 10,000 घंटे मशीन चला। एंड मशीन आर रेट जो था वो 8 रुपया पर आवर था, मतलब मशीन चलाने पे आपने 80,000 रुपीज़ का खर्चा किया। एंड दिस 80,000 रुपीज़ का खर्चा इज मशीन का खर्चा, एंड मशीन वी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्री, इसीलिए दिस विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जनरल वाला जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है बच्चों, अगर आपको याद हो, हम लोग ऐड करते हैं COGS में। सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट दे के रखा है 5 रुपीज़। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 4,000 एंड यूनिट्स सोल्ड 3,600, तो जाहिर है कि हर एक यूनिट बेचने के लिए आपको 5 रुपया लगा है। ऐसे तूने बेचे हैं टोटल 3,600 यूनिट्स, सही है। तो 3,600 यूनिट बेचने के लिए कितना पैसा लगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू कंप्यूट। तो अगर कैलसी पे करोगे तो हो जाएगा 3,600 इंटू 5, आपका अमाउंट आ जाएगा टोटल 18,000 रुपीज़। एंड 18,000 रुपीज़ इज द अमाउंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है वो हमारे ऐड होते हैं COGS में। सो दिस विल अगेन टू बी एडेड टू COGS, ठीक है। लास्ट में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज गिवन। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं दिया है, तो आप लोगों ने 3,600 यूनिट बेचे हैं एट द रेट ऑफ 125 पर यूनिट। सो 3,600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 125 अगर कैलसी पे करोगे तो आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 4,50,000, एंड 4,50,000 हमारे लिए बन जाएगा हमारा सेल्स। दैट्स इट। इतना इंफॉर्मेशन देके क्वेश्चन सेज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाव, शोइंग कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रॉफिट पर मंथ। आप लोगों को कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला है, तो पहले देख लो, रॉ मटेरियल लिख दिया, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, उसके साथ ऐड कर दिया डायरेक्ट वेजेस। दोनों ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जनरली हमें मिलता है GFC, दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी आप लोगों के पास WIP नहीं है, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड नेट फैक्ट्री कॉस्ट बोथ आर सेम। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद आपके 5 आइटम्स होते हैं: रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, प्राइमरी पैकिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेल ऑफ स्क्रैप। इसमें से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका GFC, NFC एंड COP ऑल 3 आर सेम। तो सब कुछ हम लोगों ने रिकॉर्ड किया, और यहाँ पे आया एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जब भी आप लोग कॉस्ट पर यूनिट ढूंढते हो, मतलब आप लोगों को ढूंढना है एक यूनिट का कॉस्ट। तो एक यूनिट का कॉस्ट ढूंढने के लिए ये जो टोटल का कॉलम रहेगा ना, टोटल का, उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी प्रोड्यूस से। हमारा क्वांटिटी प्रोड्यूस हमारे पास अवेलेबल था, क्वेश्चन में दिया था। आप लोगों ने टोटल 4,000 यूनिट्स बनाए थे, तो 4,000 यूनिट से अगर हर एक टोटल को डिवाइड करते हो, यू कैन क्रॉस चेक। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करो, 45 आएगा। 90,000 डिवाइडेड बाई 4,000 करो, 22.5 आएगा, एंड सो ऑन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक आपको हर एक कैलकुलेशन एक यूनिट का जो करना है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस के बेसिस पे करना है। पूरा क्वेश्चन अपन ने पढ़ा यार, कहीं पे ओपनिंग स्टॉक का इंफॉर्मेशन नहीं था, बट देयर वाज वन हिडन पॉइंट। आपने बनाए थे 4,000 यूनिट्स और आपने बेचे 3,600 यूनिट। अरे हाँ यार सर, 4,000 यूनिट बनाए लेकिन 3,600 बच्चे हैं, वह बेच डाले, मतलब आपके पास 400 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। सर 400 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक क्या रेट पे वैल्यू करेंगे? तो एक यूनिट बनाने का जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो 87.5 था। हमारा रूल अपन ने क्लास में पढ़ा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड शुड ऑलवेज बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक यूनिट का 87.5, तो 400 यूनिट का 35,000। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद हमारे पास आया COGS, उसमें एडमिन और सेलिंग ओवरहेड ऐड करने के बाद आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स को सेल्स में से जैसे ही माइनस करते हो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। तो इन शॉर्ट, वेरी बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर 1, जहां पे कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कंपलसरीली फॉलो किया गया है, वही इन्होंने अपने को एक्सप्लेन करके रखा है। तो दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन विच वी डिस्कस। चलो बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आगे देखोगे तो पॉइंट नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 says the following information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period from June 1 to June 30.
इसका मतलब पूरे महीने का इंफॉर्मेशन दिया है। तो बच्चा 1 जून का स्टॉक हमारे लिए बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक एंड 30 जून का स्टॉक हमारे लिए बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग का इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल में एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे डायरेक्ट मटेरियल से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करेंगे हम लोग जीएफसी में एंड क्लोजिंग माइनस होगा जीएफसी में से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे हम लोग सीओपी में एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम लोग लेस करेंगे सीओपी में से। मतलब वही चीज़ें हमने जो क्लास में इतनी बार डिस्कस की है वही सारी चीज़ें रिवीजन में और एक बार रिवाइज हो जाए तो बच्चा परफेक्शन आप लोगों का नेक्स्ट लेवल बन जाएगा फॉर श्योर। आगे लिखा है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, और परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हमेशा हम लोग डायरेक्ट मटेरियल के फॉर्मूला में ऐड करते हैं। वेजेस पेड हमारे लिए डायरेक्ट वेजेस है। फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग ऐड करेंगे हमारे प्राइम कॉस्ट में। इफ़ यू रिमेंबर द फॉर्मेट, यही फॉर्मेट में हम लोग सब कुछ सब्सटीट्यूट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बट बच्चे ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो ये हमें एनएफसी में ऐड करना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दे के रखा है, ये सीओजीएस के बाद हमारे फॉर्मेट के हिसाब से ऐड होगा। और फाइनली सेल्स भी दे के रखा है। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन से स्टेटमेंट बनाओ शोइंग द इंफॉर्मेशन विच इज लिस्टेड बिलो। आप लोगों को सबसे पहले ढूंढने के लिए बोला है आरएमसी, और आरएमसी ढूंढना है तो सिंपल वे में आप लोगों को इजीएस्ट कैलकुलेशन करना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैलसी पे कर रहा हूँ 60,000 प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 4,80,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 करने के बाद हमारे पास आंसर आया 4,90,000। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मैंने ढूंढ लिया। सर प्राइम कॉस्ट कैसे ढूंढा जाता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम में जब तुम लोग ऐड करते हो डायरेक्ट वेजेस आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो हम लोगों ने रॉ मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट तो ढूंढा, उसमें डायरेक्ट वेजेस अगर ऐड कर दो तो डायरेक्ट वेजेस ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 7,30,000 रुपीज़ का प्राइम कॉस्ट। वेरी गुड। सर फैक्ट्री कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है? बच्चों इन शॉर्ट ये सारी चीज़ें अगर आप लोग देखो तो डायरेक्ट मटेरियल 4,90,000, डायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने ऐड किया उसमें 2,40,000। ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ गया प्राइम कॉस्ट, और प्राइम कॉस्ट हम लोगों ने ढूंढा 7,30,000। इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स को। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अमाउंट्स अवेलेबल है अपने पास 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया ऐड करने के बाद जो तेरे पास आएगा उसका नाम होगा जीएफसी 8,30,000। इसमें ऐड किया जाता है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, लेस किया जाता है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमारे पास है 12,000 का, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 15,000 का। सो लेट्स रिकॉर्ड देम। 12,000 टू बी एडेड, 15,000 टू बी डिडक्टेड। तो 8,30,000 प्लस 12,000 माइनस 15,000 करने के बाद हमारे पास आ जाएगा एनएफसी विच इज 8,27,000। दिस इज बेटर, ऑलवेज बेटर। जब तुम लोग सब खुद से सॉल्व करते हो ना बच्चों, इंस्टेड ऑफ चेकिंग द प्रिंटेड आंसर, खुद से सॉल्व करो और फिर प्रिंटेड आंसर देखो और वो वैसा ही दिखे ना जैसा तूने सॉल्व किया, भाई कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है। एंड फॉर बूस्टिंग अप द कॉन्फिडेंस इट इज मैंडेटरी टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच इज कवर्ड इन ICAI स्टडी मटेरियल। आगे बढ़ेंगे। NFC में 5 चीज़ें रिकॉर्ड होती है, जिसमें से रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो है नहीं, क्वालिटी कंट्रोल भी है नहीं, प्राइमरी पैकिंग नहीं है, बट गाइज वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन 50,000। तो इसमें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 50,000 का ऐड करते ही मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 8,77,000। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहीं पूछा ही नहीं, अपने को तो COGS ढूंढने के लिए बोला है। तो COP में एडजस्ट करना पड़ेगा अपने को फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक 90, क्लोजिंग 1,10,000। So add opening finished goods 90,000 less closing finished goods, and closing finished goods का वैल्यू अपने पास अवेलेबल है 1,10,000। अगर इतना एडजस्ट कर दो तो आपके पास आ जाएगा एक टोटल 8,57,000। ये मिल गया मेरा COGS। तो COGS का अमाउंट भी आ गया 8,57,000। सर यार अभी ये लोग नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं, तो डरने का क्यों?
जैसे ही आप लोगों का सीओजीएस आया तो पहले चेक करना पड़ेगा हमारा क्या क्या डेटा रिकॉर्ड करना बाकी है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करना बाकी है, तो इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जिनका अमाउंट है 25,000 रुपीज़, और ये 25,000 ऐड होते ही आपके पास आ जाएगा 8,82,000 का सीओएस। इसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद मिलता है सेल्स, और सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख रुपीज़। जैसे ही आप लोग सीओएस में से 10 लाख का सेल्स माइनस करोगे, बैलेंस आ जाएगा 1,18,000, 1,18,000 इज द नेट प्रॉफिट। तो बच्चों बातों बातों में बस हमारा पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होते जा रहा है यार। डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस? अगर यस तो प्लीज लाइक करो, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। ज़्यादातर बच्चों तक ये पूरा का पूरा डिस्कशन फैल जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे अभी तक पढ़े नहीं है उनका भी मन ऐसा बने कि यार ये पेपर है जहाँ पे मैं मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकता हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द पेपर जहाँ पे 90+ मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, अगर सारे के सारे वीडियोस तुम लोग थॉरली रिवाइज करो तो। डन? तो यार देखते हैं, सर ने तो सॉल्व किया, सर ने सॉल्व किया हुआ और इन्होंने सॉल्व किया हुआ, आंसर सही है क्या? पहले तो बोला रॉ मटेरियल कंज्यूम ढूंढो 4,90,000, यस। प्राइम कॉस्ट ढूंढो 7,30,000, चेक कर लो, अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। फिर बोला है फैक्ट्री कॉस्ट ढूंढो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज 8,27,000, यस सर, मजा आ रहा है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,57,000 एंड नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए बोला 1,18,000। होल सम इज सॉल्व्ड गाइस। ऐसा क्वेश्चन 4-5 मार्क के लिए तो आ ही सकता है यार। तो यार दिस इज द सब्जेक्ट, दिस इज द चैप्टर जहां पे ना मैक्सिमम तुम लोग प्रैक्टिस करो बच्चों, मजा आ जाएगा। चलो आगे और एक सम डिस्कस करते हैं, जो कि ये तीसरा इलस्ट्रेशन जो है हमने क्लास में डिस्कस किया है और क्लास में सॉल्व भी किया है। अगर आप लोगों को पूरा का पूरा कॉस्टशीट, क्लास वर्क, होमवर्क सब कुछ रिवाइज करना है, तो सब कुछ रिवाइज करने के लिए आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव सेक्शन जो है ना, जिसमें डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 चेक करने हैं, उसमें आप लोगों को पूरा का पूरा कॉस्टशीट चैप्टर मिल जाएगा। मतलब आप लोगों ने अगर क्लास वर्क होमवर्क किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया रहेगा तो वो भी रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा रहेगा तो अभी भी देख लो, ये सारे क्वेश्चन जो आईसीआई के मॉड्यूल में है वो हमारे क्लास में हमने सॉल्व किए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दिस इलस्ट्रेशन नंबर 3 सेज दैट अर्नव इंस्पार्ट उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसका कॉस्टशीट में इफेक्ट क्या आएगा ये लिखते जाएंगे, ताकि आप लोग जब कॉस्टशीट बनाओ तभी आप लोगों को फटाफट पोस्टिंग करने में आसानी हो। सबसे पहला है रॉ मटेरियल परचेस, और रॉ मटेरियल परचेस वी आर गोइंग टू ऐड टू डीएम, डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होगा। जीएसटी पेड ऑन दी अबाउ परचेसेस, तो बच्चों यार जीएसटी है तो जीएसटी इज एक्सपेंस ऑन परचेस, तो ये ऐड होना चाहिए, ऐसा मन करेगा। लेकिन ब्रैकेट में लिखा है एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब तूने आज जीएसटी पे किया, तेरे अकाउंट से डेबिट हो गया, लेकिन फ्यूचर में जाके उसका क्रेडिट तुझे मिलने वाला है, तो आप लोगों का ये खर्चा जो है हो जाएगा इग्नोर, क्योंकि ये खर्चा हुआ ही नहीं। आज डेबिट किया है, कल जाके वो क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब तेरे जेब में से पैसा गया ही नहीं, एंड दैट इज व्हाट इज टू बी इग्नोर्ड। फ्रेट इनवर्ड इज एक्सपेंस ऑन परचेस, एंड एक्सपेंस ऑन परचेस आपको ऐड करना है डायरेक्ट मटेरियल में। वेजेस पे टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर का वेजेस जो पे किया है वो वेजेस के अमाउंट में आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। डन। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड ESIS, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, आज ही हम लोगों ने डिस्कस किया। कोई भी पैसा जो कंपनी के पास से वर्कर को मिलता है वो वर्कर के लिए डायरेक्ट वेजेस कहलाया जाता है, तो ये डायरेक्ट वेजेस में कंसीडर होगा। अभी कुछ बच्चों की आत्मा यहाँ पे घूमती है, सर एम्प्लॉयज बोला ना, सर एम्प्लॉयज तो ऑफिस का होता है। बच्चों नेचर ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट मेंशन एनीवेयर। Employee can be factory employee can be office employee can be sales related employee also। जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो पहला प्रायोरिटी फैक्ट्री वर्कर्स को देंगे, और फैक्ट्री वर्कर्स को देने वाला जो भी पैसा है कंपनी के पास से मिलने वाला वो जाएगा डायरेक्ट वेजेस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, आज फिर से डिस्कस कर रहा हूं। अगर एग्जाम में ऑफिस एम्प्लॉय बोला तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा। अगर एम्प्लॉय मी के सामने
क्वेश्चन में सेल्स एम्प्लॉय बोला तो वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, अगर कुछ भी नहीं बोला तो आप लोगों को वो डायरेक्ट वेजेस में ही कंसीडर करना है। आगे बढ़ो। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, जो भी फैक्ट्री वर्कर को मिलेगा वो हमारे लिए डायरेक्ट वेजेस होगा। रॉयल्टी पेड, रॉयल्टी इज ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल इज ऑलवेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट पेड फॉर परचेस ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न, मोल्ड एंड पैटर्न का खर्चा भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन क्वेश्चन सेज लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 8,96,000 का आपने जो खर्चा किया है वो 2 साल के लाइफ का खर्चा है, मतलब ये मोल्ड 2 साल चलने वाले। वी आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट ओनली फॉर 1 year, और 1 year का मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका आधा पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारे कॉस्ट शीट में डायरेक्ट एक्सपेंस के सामने मोल्ड्स एंड पैटर्न्स रिटर्न ऑफ ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोल्ड्स एंड पैटर्न रिटर्न ऑफ, और उसके सामने अमाउंट जो रिफ्लेक्ट होगा वो होगा 4,48,000। जॉब चार्जेस पे टू द जॉब वर्कर। सर जॉब वर्कर कौन से वर्कर होते हैं? स्पेशल वर्कर्स, और स्पेशल वर्कर, स्पेशल डिजाइन, स्पेशल वाला कोई भी खर्चा हो वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में ही रिफ्लेक्ट होगा। बच्चों अगर ये रूटीन वर्कर होते हैं ना, रोज वाले वर्कर, तो आप लोगों का ये खर्चा जो है वो डायरेक्ट वेजेस में जाता था, बट दीज आर नॉट रूटीन वर्कर्स, दीज आर द स्पेशल वर्कर्स। Stores and spares consume, you should post to the factory overhead. Depreciation on factory building is factory overhead. Depreciation on office building is office and administration overhead, but ये office and administration overhead जो है वो होगा हमारा general. Depreciation on plant and machinery, factory overhead. Depreciation on delivery vehicle, delivery करने वाला vehicle sales related है, that's why this will go to selling overhead. सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, बच्चों फिर से सुपरवाइजर कौन सा मेंशन्ड ही नहीं है। सुपरवाइजर ऑफिस का भी हो सकता है, सेल्स का भी हो सकता है, फैक्ट्री का भी हो सकता है, तो पहला प्रायोरिटी हम देंगे फैक्ट्री को, और इसीलिए ये हमारे लिए बन जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि सुपरवाइजर इज इनडायरेक्ट लेबर, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का सैलरी हमारे लिए डायरेक्ट वेजेस नहीं होता, दैट इज प्योरली फैक्ट्री ओवरहेड फॉर अस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज द नेक्स्ट हेडिंग। पहला तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमने पे किया है प्लांट एंड मशीनरी का, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड खर्चा इस फैक्ट्री ओवरहेड। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग का खर्चा सेलिंग ओवरहेड। एंड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पेड फॉर व्हीकल्स यूज्ड बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर के व्हीकल का खर्चा है तो ये जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जनरल। कई बच्चे बोलते हैं यार सर वो तो डायरेक्टर का, व्हीकल डायरेक्टर का नहीं है, व्हीकल कंपनी का है विच इज यूज्ड बाय डायरेक्टर। तो डायरेक्टर अगर कंपनी का व्हीकल यूज कर रहा है तो डायरेक्टर इज परफॉर्मिंग कन्वेंस एक्टिविटी बिटवीन हिज रेसिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंस, रेसिडेंस टू ऑफिस, ऑफिस टू रेसिडेंस, तो ऑफिस आने का खर्चा है ना, इसीलिए ऑफिस में गया। इंश्योरेंस प्रीमियम इज द नेक्स्ट हेडिंग। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी टू बी एडेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। Insurance premium paid for factory building will also go to factory overhead. Insurance premium of stock of raw material and WIP is also factory overhead for us, क्योंकि raw material और WIP का conversion process factory में चलता है। सर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी का कॉस्ट लिखा है सर, तो ये हम लोग NFC में ऐड करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है ये। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, क्वालिटी कंट्रोल का स्टाफ है तो ये भी NFC में जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी NFC में ऐड होगा। नेक्स्ट आइटम इज लिटिल इंपॉर्टेंट विच सेज एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस। पोल्यूशन जनरली फैक्ट्री में होता है तो उसे कंट्रोल करने का खर्चा भी फैक्ट्री में जाएगा। आगे लिखा है एक्सपेंसेस पेड, बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट स्टामक करके रख देता हूं, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। बच्चों एडमिनिस्ट्रेशन और फैक्ट्री जब दोनों साथ में आएंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, और ये रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाली चीजें जो है ना वो NFC में हम लोग ऐड करते हैं। होप यू रिमेंबर दिस डिस्कशन, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये पॉइंट डिस्कस किया था। नेक्स्ट हेडिंग से सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर। पहला है प्रोडक्शन कंट्रोल करने वाला मैनेजर, तो मैनेजर का खर्चा एडमिन ओवरहेड है, बट ये मैनेजर प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, दैट इज व्हाट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड दिस विल बी एडेड टू NFC।
सैलरी पेड टू द फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है, और फाइनेंस और अकाउंट का काम ऑफिस में ही होता है, इसीलिए ये जनरल ओवरहेड है। सेल्स एंड मार्केटिंग का जो भी खर्चा होगा मैनेजर का, वो सेलिंग ओवरहेड बन जाएगा। होप ये सम हमने क्लास में सॉल्व किया है और सारे के सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। फिर से इस रिवीजन लेक्चर में ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव है, इंपॉर्टेंट है। एक सम सॉल्व करोगे तो पूरा का पूरा कॉस्ट शीट का चैप्टर आप लोगों का इसमें रिवाइज हो जाएगा। सैलरी पे टू जनरल मैनेजर, मैनेजर का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा जनरल है। आगे लिखा है पैकिंग कॉस्ट। पहला पैकिंग का कॉस्ट है प्राइमरी पैकिंग, और प्राइमरी पैकिंग हम लोग ऐड करते हैं एनएफसी में। और दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन। सर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है यार? सेकेंडरी पैकिंग। और सेकेंडरी पैकिंग जो है वो हमारे लिए बन जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मतलब यार एक एक पॉइंट जो हम लोगों ने थियोरी डिस्कस करते वक्त किया था, वही पॉइंट अभी इस सब में रिवाइज हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस चार्जेस पेड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन नॉन इक्विटी फंड्स। और इंटरेस्ट ऑन नॉन इक्विटी फंड के लिए मैंने आपको बोला था कॉस्ट शीट में इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद इसे ऐड कर सकते हो। सीओएस आने के बाद, मतलब पूरा कॉस्ट शीट बनेगा, सीओएस तक पहुंचोगे और सीओएस के बाद इंटरेस्ट को तुम लोग ऐड करोगे तो भी चलेगा। माय पर्सनल ओपिनियन, इसे इग्नोर किया करो, लेकिन आईसीआई के सजेस्टेड सॉल्यूशन में इसे कंसीडर किया है। तो इसे अगर इग्नोर करते हो तो उसके लिए नोट लिखना कंपलसरी है, आपका कोई मार्क नहीं कटेगा। डन, आगे बढ़ो। फी पेड टू ऑडिटर, ऑडिटर का फीस इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बट दिस इज जनरल। Fee paid to legal advisor is also administration overhead, general. Fee paid to independent director is also administration overhead, general. यही सारे पॉइंट जो अपन ने डिस्कस किए थे अभी इस क्वेश्चन में प्रकट हो चुके हैं। परफॉर्मेंस बोनस पे टू सेल्स स्टाफ। बच्चों कौन सा स्टाफ है ये? सेल्स का। और सेल्स स्टाफ से रिलेटेड सारे खर्चे हमारे लिए बन जाते हैं सेलिंग ओवरहेड। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का स्टॉक हमारे लिए बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग ऐड करेंगे डीएम में। सर डीएम क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ऐड करेंगे जीएफसी में, एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे सीओपी में। सिमिलरली वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च इज क्लोजिंग स्टॉक फॉर अस। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो करना पड़ेगा हमें लेस फ्रॉम डायरेक्ट मटेरियल। WIP का स्टॉक क्लोजिंग वाला माइनस होगा GFC से, एंड फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है वो माइनस होगा COP में से। तो पूरा का पूरा डिस्कस किया है मैंने ये क्वेश्चन मॉड्यूल वाला उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। आगे लिखा है अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000। सर ये क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप। और सेल ऑफ स्क्रैप जो है हमें माइनस करना है एनएफसी में से। याद है वो 5 आइटम, वो 5 में से 5वां आइटम सेल ऑफ स्क्रैप है, इसे माइनस करना है। क्वेश्चन सेज फ्रॉम द अबाउट डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 शोइंग प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। जब फैक्ट्री कॉस्ट बोला जाए बच्चों हमेशा यू शुड शो नेट फैक्ट्री कॉस्ट। फिर आपको ढूंढने के लिए बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। बस यही सारे मार्क की हुई चीज़ें आप लोगों को अपने फॉर्मेट में सब्सटीट्यूट करनी है, और सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका सम ऐसे सॉल्व होते 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 जाएगा, और आपके सारे के सारे आंसर जो है वो टैली 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 होते जाएंगे। बस एक पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि देख लो इन्होंने इंटरेस्ट जो है ना, यहाँ तक आप लोगों का टोटल कैलकुलेशन किया और इंटरेस्ट को सेपरेटली रिकॉर्ड किया। तो इंटरेस्ट को इग्नोर करते हो तो नीचे जैसे जीएसटी का नोट दिख रहा है कि जीएसटी पेड ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल वुड नॉट बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एज इट इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। वैसे ही और एक नोट लिखोगे, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्ट हेंस नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट शीट, दे आर रिलेटेड टू बोरोविंग, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो फाइनली यार देखा जाए तो पूरा का पूरा मॉड्यूल का हम लोगों ने पोस्टमार्टम शुरू किया और यहाँ पे खत्म भी हो गया। समरी तक पहुंच गए बच्चे, समरी तक पहुंच गए। समराइजेशन को एक बार पढ़ोगे तो पूरा का पूरा चीज हम लोगों का हो जाएगा रिवाइज। और इस रिवीजन के बाद चलो फटाक से टेस्ट करते हैं हमारे नॉलेज को बाय सॉल्विंग द गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चलो लेट्स बिगिन।
आप भी चेक कर लो आपको भी सारे के सारे एमसीक्यूज फटाफट आंसर करने आ रहे कि नहीं. सो दिस आर द जनरल एमसीक्यूज रिलेटेड टू कॉशिट. पॉइंट नंबर 1 says generally for the purpose of cost sheet preparation कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ. आज ही के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया कॉस्ट शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ द ओवरहेड. फैक्ट्री चलाने का फंक्शन जो है उसका खर्चा कितना, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का क्लरिकल का खर्चा कितना, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कितना. सो वी आर कंसिडरिंग फंक्शंस एंड दैट्स व्हाई कॉस्ट शीट हमेशा फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से बनता है. लेट्स बिगिन विद सेकंड एमसीक्यू. Which of the following does not form part of prime cost? इसमें से प्राइम कॉस्ट में क्या नहीं आता? तो पहला ही आंसर हमारा करेक्ट है यार, कॉस्ट ऑफ पैकिंग. अगर प्राइमरी है तो वो एनएफसी में जाएगा, अगर सेकेंडरी है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा. तो पैकिंग का कॉस्ट कभी भी प्राइम कॉस्ट में नहीं आता. सर वो ट्रांसपोर्टेशन का आएगा बिकॉज दैट इज एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ मटेरियल. सर जीएसटी आएगा बिकॉज दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ मटेरियल. सर ओवर टाइम प्रीमियम भी आएगा, हाँ, क्योंकि वो वर्कर का है और वर्कर का कॉस्ट हमारे लिए डायरेक्ट वेजेस में आता है. तो प्राइम कॉस्ट में बी, सी और डी तीनों आते हैं, बस पार्ट ए प्राइम कॉस्ट में नहीं आएगा. थर्ड वन सेज दैट ए लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेस अ स्पेशल फ्रेम. स्पेशल वर्ड दिखा बच्चा, स्पेशल वर्ड दिखा, खत्म. तेरा दिमाग ना और किसी डायरेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए, दूसरे ऑप्शन दिखना बंद होना चाहिए. जैसे अर्जुन जी को ना वो सिर्फ और सिर्फ ना वो फिश की आंख दिखी थी, वैसे स्पेशल वर्ड दिखेगा. स्पेशल वर्कर, स्पेशल जॉब, स्पेशल डिजाइन, स्पेशल फ्रेम, जो भी स्पेशल होएगा वो हमेशा आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा. Fourth point says that the salary paid to plant supervisor. सर प्लांट का सुपरवाइजर है, प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड सारे खर्चे हमारे लिए बन जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड. डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप. हाँ क्या बोला, डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्टर यूज करने वाला लैपटॉप है, तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड. टू बी वेरी प्रिसाइज इट इज जनरल ओवरहेड. डन. आगे लिखा है इन्होंने पॉइंट नंबर 6, अ मैन्युफैक्चरर हैज सेटअप अ लैब सेटअप किया है भाई साहब ने, और लैब सेटअप किया है किस लिए सेटअप किया है? फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट. टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड क्वालिटी चेक करने वाला जो कॉस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. तो ये भी सॉल्व हो गया. क्या बात है सर, मजा आ रहा है सर, आ रहा है. ऑडिट फीस पेड टू ऑडिटर. ऑडिटर को जो भी पैसा पे करोगे वो हमारे लिए बन जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट. सही है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा अभी सब में भी डिस्कस हुआ था. सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ. फैक्ट्री का स्टोर कीपर है तो उसका सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा. कैंटीन एक्सपेंसेस, चेक करो ये कैंटीन का एक्सपेंस आपने किसके लिए किया है? फैक्ट्री वर्कर के लिए किया है, सो दैट विल गो अंडर फैक्ट्री ओवरहेड. एंड फाइनली a company pays royalty to state department. सर रॉयल्टी आया, रॉयल्टी दिखते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो बच्चों यार हम लोगों ने एमसीक्यूज भी इसमें डिस्कस कर लिए, सम्स भी डिस्कस कर लिए, बेसिक पार्ट भी थियरी का डिस्कस कर लिया, और हमें चाहिए क्या सर? वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो भी चाहिए. तो चलो लेट मी गिव यू सिंपल हिंट. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज ऑलरेडी सॉल्व्ड इन द क्लास. यू कैन चेक, अपने टेक्स्ट बुक में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 के लाइव सेशंस जो है ना कॉस्ट शीट के, उसमें देखना, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. क्या बात है सर. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 इज ऑल्सो सॉल्व्ड इन द क्लासरूम. क्या बात है सर, ये आप क्लास में करा दिए हो? हाँ हम लोगों ने क्लास में किया है. आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वो क्लास वाले नोट्स चेक करने हैं, बाकी इसमें नया कुछ भी नहीं है. इसके आगे लिखा हुआ है थर्ड वाला, सर ये दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड इन द क्लास. सर क्या बात है, ये भी क्लास में सॉल्व हुआ है. हाँ मैं फिर से रेफरेंस देना चाहूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 में इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा. डिस्कस करके सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है.
सर ये तो किया नहीं रहेगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो सॉल्व इन क्लास, ये भी क्लास में सॉल्व हुआ है। हाँ सर, ऐसा तुम लोगों को लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो डिस्कशन है वो होना जरूरी है। ये क्लास में सॉल्व हुआ है, बट उसमें थोड़ा सा अलग वैरायटी था। तो चलो ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आप लोग अगर खुद से सॉल्व करना चाहो ये पूरा रिवीजन होने के बाद, तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ये भी हेल्प करेगा। तो क्लास वर्क में जो मैंने मेरे बीबी वर्चुअल के स्टूडेंट को एनहांसर नाम की बुक इशू की है, उसमें ये क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन इज कवर्ड। जेके शाह क्लासेस के जो स्टूडेंट है उनके क्लास वर्क सेक्शन में ये सम नहीं है, एंड दैट इज वाई फॉर ऑल माय बीबी वर्चुअल स्टूडेंट, जेके शाह क्लासेस स्टूडेंट एंड ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है, उनके लिए ये सीरीज डेफिनेटली हेल्प करेगा। और इसीलिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन भी डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो मार्किंग मेरे साथ लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। So let's begin, guys. The following figures are extracted from the trial balance of GK company on 31st March. इन्होंने सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में इन्वेंटरीज दी है, और इन्वेंटरीज के अंदर मैं लिख देता हूं ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट में आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यू शुड ऐड टू सीओपी, opening stock of raw material you should add to direct material, and opening stock of work in progress आप लोगों को ऐड करना है to GFC। वही चीज फिर से रिपीट हो रही है। ऑफिस अप्लायंसेस दिया है सर, ऑफिस अप्लायंसेस हमारे लिए क्या होता है? इट्स एन एसेट। प्लांट एंड मशीनरी इज ऑल्सो एसेट, और बिल्डिंग भी हमारे लिए है एसेट्स। ये सारे के सारे एसेट्स अपने पास दे के रखे। सेल्स दे के रखा है जो कॉस्ट शीट के एंड में आएगा, बट सेल्स के नीचे अगर देखोगे तो सेल्स रिटर्न है, तो 7,68,000 में से 14,000 अगर नेट ऑफ करोगे तो आप लोगों को नेट सेल्स का अमाउंट मिलेगा, एंड नेट सेल्स का अमाउंट इज 7,54,000 जो कॉस्ट शीट के एंड में अपने को लिखना है। डन। मटेरियल परचेस, बच्चों मटेरियल परचेस ऑलवेज यू ऐड टू डायरेक्ट मटेरियल। फ्रेट इनकर्ड भी आप लोग ऐड करते हो डायरेक्ट मटेरियल में। परचेस रिटर्न आप लोगों को माइनस करना है डायरेक्ट मटेरियल में से, क्योंकि परचेस का अमाउंट जो भी आप लोगों ने लिखा होगा उसमें से रिटर्न तो नेट ऑफ होना लाजमी है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट इज डायरेक्ट वेजेस फॉर अस, बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का कॉस्ट इज ऑलवेज फैक्ट्री ओवरहेड। बच्चों याद रखना, इस रिवीजन सेशन में फिर से बता देता हूं, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में हमेशा जाएगा। फैक्ट्री सुपरविजन is also factory overhead for us. Repairs and factory upkeeping expenses, factory के repairing and upkeeping के expenses है, they will go under factory overhead. Heat, लाइट एंड पावर 101% इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया रहेगा कि आप लोगों ने लाइट, पावर, हीट वगैरह कहाँ कहाँ पे यूज किया। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर क्वेश्चन सेज ओनली एंड ओनली पावर एंड फ्यूल, अगर क्वेश्चन में बोला सिर्फ और सिर्फ पावर एंड फ्यूल, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। बट हीट, लाइट, पावर अगर दिया है तो उसका 101% आपको स्पेसिफिकेशन दिया रहेगा। सिमिलरली रेट्स एंड टैक्सेस का भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रहेगा। मिसलेनियस फैक्ट्री एक्सपेंसेस विल गो टू फैक्ट्री ओवरहेड, प्योरली फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा है। सेल्स कमीशन इज अ सेलिंग ओवरहेड, सेल्स ट्रैवलिंग इज ऑल्सो सेलिंग ओवरहेड, एंड सेल्स प्रमोशन इज ऑल्सो सेलिंग ओवरहेड। डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का सैलरी विल गो टू सेलिंग ओवरहेड, बट ऑफिस का सैलरी जो है वो एडमिन ओवरहेड जनरल में जाएगा। और फिर से इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड को हम लोग कर देंगे इग्नोर, और उसके लिए लिखेंगे नोट। नोट में लिखना है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इज रिलेटेड टू बोरोविंग्स, हेंस नॉट कंसिडर्ड इन द प्रोडक्ट का कॉस्ट। फिर से अगर आप लोगों को इसे लिखना है तो सीओएस के बाद लिख सकते हो, यू हैव अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर इंटरेस्ट। बट मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूं इंटरेस्ट को इग्नोर करो, तो शुरू से इग्नोर करते आ रहे हो, अभी भी इग्नोर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्दर डिटेल्स आर गिवन। क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स लेस फ्रॉम सीओपी, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल लेस फ्रॉम डीएम, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लेस फ्रॉम जीएफसी। चलो तीनों इन्वेंट्री का इफेक्ट आ गया। सर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। हाँ, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। बैलेंस शीट बना रहे कि कॉस्ट शीट? यार कॉस्ट शीट ना, तो सिर्फ कॉस्ट शीट के इफेक्ट डिस्कस करेंगे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के साथ क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नंबर 1 डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में इसे ऐड करना पड़ेगा।
तो डायरेक्ट एम्प्लॉय का कॉस्ट जो है उसमें हमें ऐड करना है, लिख देता हूं मैं, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग। दूसरा है आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एम्प्लॉय का कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय के कॉस्ट में भी आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। सर प्रीपेड होता तो माइनस करते थे, कॉमन सेंस यार। इसके आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड ऐड करेंगे, लेकिन इसे हम लोगों ने ऑलरेडी इग्नोर किया है, तो इसे भी एडजस्टमेंट में से इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद लिखा रहेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के साथ इसे भी ऐड करना पड़ेगा। डन। आगे डेप्रीसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑफिस अप्लायंसेस का डेप्रीसिएशन, पहले तो हमें इसका अमाउंट ढूंढना पड़ेगा। हमारे ऑफिस अप्लायंसेस का अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 17,400, सही है। तो 17,400 इंटू 5%, कैलसी पे करेंगे। 17,400 का 5%, 870 रुपीज का डेप्रीसिएशन विल गो टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। समझ रहे पक्का। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन चाहिए, तो प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 4,60,500। 4,60,500 का 10% अगर कैलकुलेट करो तो आपके कैलसी पे आ जाएगा 46,050 एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आ रहा है पक्का, श्योर। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है, तो बिल्डिंग का टोटल वैल्यू है 2 लाख रुपया। तो बिल्डिंग का 2 लाख रुपए का जो भी वैल्यू रहेगा उस पे 4% अपन चार्ज करे तो 2 लाख, कैलसी पे करता हूं, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हमारा वैल्यू आएगा 8,000। बट सवाल ये है कि बिल्डिंग कौन से पर्पस के लिए यूज हुआ, तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट मिलेगा 4th पॉइंट में। हीट, लाइटिंग चार्जेस एंड पावर to factory, office and distribution in the ratio of 8:1:1 is to be distributed। समझ रहे हैं। आपका जो हीट, लाइट एंड पावर है, वो हीट, लाइट एंड पावर, ये देखो मैंने स्टार मार्क किया था, ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ पार्ट फैक्ट्री में जाएगा, कुछ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, कुछ सेलिंग में जाएगा। सर कौन से रेशियो में डिवाइड करने का, 8:1:1, तो चलो डिवाइड करते हैं। 65,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 10, 52,000 will go to factory. 65,000 into 1 divided by 10, 6,500 will go to admin and 6,500 will go to selling and distribution. Simple bifurcation. Similarly, question says rates and taxes का 2/3 is factory and 1/3 is office। मतलब rate and हमारा जो है taxes, इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ फैक्ट्री में जाएगा, कुछ एडमिन में जाएगा। सर कितना, 2/3 एंड 1/3। 6,300 का 2/3 इज 4,200 इज फैक्ट्री, और बचा हुआ जो है आप लोगों का 6,300 का 1/3 अगर कैलकुलेट करोगे तो 2,100 चला जाएगा आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ओवरहेड में। समझ में आ रहा है पक्का। इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट क्वेश्चन का बोलता है कि डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेलिंग। तो बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन जो 8,000 हम लोगों ने ढूंढा था बच्चों, वो 8,000 अपने को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें से एडमिन, फैक्ट्री एंड सेलिंग। तो पहले फैक्ट्री, दूसरा एडमिन, तीसरा सेलिंग। सर कैसे करे, पहले इसने बोला 8,000 का कितना है, 8/10 इज 6,400 इज अ फैक्ट्री कॉस्ट। 8,000 का 1/10, 800 रुपया एडमिन में जाएगा, 800 रुपया सेलिंग में जाएगा। बस यही सारे एक्सपेंसेस प्रॉपरली आप लोगों को रिकॉर्ड करने हैं। और आगे बोला है विद द हेल्प ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंडेंस्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बाप रे सर, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है? आप लोग कॉस्ट शीट में कॉस्ट ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढते हो, बराबर है। कॉस्ट ऑफ सेल्स ढूंढने के बाद आप लोग ऐड करते हो प्रॉफिट, फिर आता है सेल्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप लोगों को सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करके प्रॉफिट तक पहुंचना है। तो इन्होंने स्पेसिफाई किया है आपको सपोर्टेड शेड्यूल्स बनाने पड़ेंगे। शेड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए पूरा डायरेक्ट मटेरियल से सीओएस का तुम लोग कॉस्ट शीट बना सकते हो। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेपरेट शेड्यूल बनाना पड़ेगा जो तुम्हारे सीओएस में आ ही जाएगा, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिखाने पड़ेंगे यार। तो यही सारी चीजें जो अपन ने रिकॉर्ड की है आप लोगों को सॉल्यूशन में देखने के लिए मिलेगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन के एंड में बस आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने क्लास में मेरे सारे लेक्चर अटेंड किए हैं।
अगर आप लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो आप लोगों ने यूट्यूब पे भी सारे के सारे कॉस्टशीट के लेक्चर अटेंड किए, नहीं किए रहोगे तो डॉक्टर वाईपी नाम के चैनल पे जाओ, वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। मेरे डेमोज आर अवेलेबल एट ऑफिशियल जेके शाह क्लासेस का चैनल ऑल्सो। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार ये पूरा रिवीजन बेनिफिशियल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर करना। एंड डू वन मोर थिंग गाइज, ये जो सम मैंने अभी डिस्कस किया है खुद से ट्राई करना। अगर खुद से ट्राई करके तुम्हारा आंसर आईसीएआई के आंसर के साथ टैली हुआ तो भाई और क्या चाहिए ना। जितने भी चैप्टर है उसमें से एक बहुत बड़ा सा चैप्टर आज के रिवीजन में हम लोगों ने किया है कवर। आशा करता हूँ आपके आने वाले अटेम्प्ट के लिए ये पूरा का पूरा पोस्टमार्टम सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू, टेक केयर।